सोचो, अगर किसी व्यक्ति से शांति भंग होने का खतरा हो या किसी के बुरे व्यवहार से सोसाइटी डर जाए, तो क्या सिर्फ क्राइम होने के बाद ही कानून काम करेगा? नहीं। चैप्टर 9 ऑफ BNSS 2023 यही सिखाता है कैसे कानून पहले से ही एक्शन ले सकता है, बिना क्राइम के भी। सेक्शन 125 से 140 तक के रूल्स बताते हैं कैसे प्रिवेंटिंग जस्टिस काम करता है, जहां पुलिस और मजिस्ट्रेट फ्यूचर के डेंजर को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर का कंसेप्ट किसी भी शख्स को कोर्ट के सामने खड़ा कर सकता है, चाहे उसने कोई क्राइम किया हो या नहीं। बात करते हैं सेक्शन 25 की, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अगर किसी इंसान को कोर्ट ने ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट किया है जो वायलेंट या पब्लिक पीस तोड़ने वाला हो, जैसे मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एसोल्ट या पब्लिक को डिस्टर्ब करने वाला काम, तो कोर्ट उस कन्विक्ट से बेल या बेल बॉन्ड भरवा सकता है कि वो कुछ समय तक शांति बनाए रखेगा। कोर्ट ये बॉन्ड मैक्सिमम 3 साल तक के लिए मांग सकता है। अगर उसका कन्विक्शन बाद में कैंसिल हो जाए अपील या रिवीजन से, तो बॉन्ड भी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। इस पावर को यूज ट्रायल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट कोई भी कर सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 125, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। क्लॉज 1, when a court of session or court of magistrate of first class convicts a person of any of the offences specified in subsection 2 or of abetting any such offence and is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may, at the time of passing the sentence on such person, order him to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period, नॉट एक्सीडिंग 3 years एज थिंग्स फिट। मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए और कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति से फ्यूचर में शांति भंग होने का खतरा है, तो कोर्ट उसे कह सकती है एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करे जिसमें वो 3 साल तक की शांति बनाई रखेगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी का क्राइम सीरियस या वायलेंट है तो कोर्ट उसे कह सकती है तुम अब 3 साल तक शांति रखो वरना लीगल एक्शन होगा। आफ्टर दैट, क्लोज 2, द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर ए एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 अदर देन offense punishable under subsection 1 of section 193 or section 196 or 197 thereof. B. Any offense which consists of or include assault or using force or committing mischief. C. Any offense of criminal intimidation. D. Any other offense which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of the peace. क्लोज 2 बात करता है, ये चैप्टर मेनली फॉल्स एविडेंसेस और पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड क्राइम्स को कवर करता है। कोर्ट ये बॉन्ड सिर्फ उन्हीं क्राइम्स में मांगती है जो डेंजरस नेचर के हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। एसोल्ट, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीफ, ये वो ऑफेंसेस हैं जिसमें किसी को फिजिकली हर्ट करने की कोशिश होती है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। सी. क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी किसी को धमकाना, डराना या थ्रेट देना, मेंटल पीस खत्म करने वाला एक्ट। डी. कोई भी ऑफेंस जो ब्रीच ऑफ पीस कॉज करता हो, ऐसा कोई भी ऑफेंस जो शांति को तोड़ता है या तोड़ने का चांस बनाता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन सिंपल वर्ड्स, ये क्लोज बताता है कि कौन से क्राइम्स में ये बॉन्ड एप्लीकेबल होगा, बेसिकली वायलेंट या डिस्टर्बिंग नेचर के क्राइम्स। आफ्टर दैट, क्लोज 3, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond or bail bond so executed shall become void. मतलब अगर बाद में अपील या रिवीजन में कन्विक्शन खत्म हो गया, यानी व्यक्ति अब दोषी नहीं रहा, तो जो बॉन्ड उसने साइन किया था ऑटोमेटिकली बेकार हो जाएगा, उस व्यक्ति पे बॉन्ड का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है। After that, clause 4, an order under this section may also be made by an appellate court or by a court when exercising its power of revision. मतलब ये सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई केस अपील में गया है या रिवीजन में है
तो अपीलेट या रिविजनल कोर्ट भी ये बॉन्ड मांग सकती हैं अगर उसे लगता है कि पब्लिक पीस को थ्रेट हो सकता है। इन सिंपल वर्ड सिर्फ लोअर कोर्ट्स नहीं, हायर कोर्ट भी ये बॉन्ड अप्लाई कर सकती हैं। इन शॉर्ट, सेक्शन 125 एक प्रिवेंटिव लीगल टूल है जो एंश्योर करता है कि जो व्यक्ति वायलेंट या थ्रेटनिंग क्राइम में कन्विक्ट हुआ है वो फ्यूचर में पब्लिक शांति डिस्टर्ब ना करे। ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए एक लीगल मैकेनिज्म है। कोर्ट ये बॉन्ड सिर्फ तब मांगती है जब उसे लगता है कि आगे डेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 126 की, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। ये सेक्शन प्रिवेंटिव एक्शन के लिए है, जब किसी क्राइम का होना अभी बाकी है लेकिन डेंजर या पॉसिबिलिटी लग रही हो। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर सकता है या रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है जो शांति भंग करेगा, तो मजिस्ट्रेट उसे नोटिस दे सकता है कि तुम क्यों ना एक बॉन्ड साइन कर दो शांति बनाए रखने का, मैक्सिमम 1 साल के लिए। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 126, Security for keeping peace in other cases. Clause 1. When an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility, and in his opinion that there is sufficient ground for proceedings, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period, not exceeding 1 year, as the magistrate thinks fit. सेक्शन 126 क्लोज 1 बात करता है, जब भी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन आए कि वो शांति भंग कर सकता है तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन को शो कॉज नोटिस देता है और कह सकता है तुम एक बॉन्ड साइन करो शांति बनाए रखने का, मैक्सिमम 1 साल के लिए। आफ्टर दैट क्लोज 2, proceedings under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within the local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। मतलब मजिस्ट्रेट तब एक्शन ले सकता है अगर जिस जगह पर शांति भंग होने के चांसेस हों वो उसके जुडिक्शन में हो या वो व्यक्ति जिससे डेंजर है उसके एरिया में रहता हो, चाहे एक्ट कहीं और करने वाला हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 126 एक प्रोटेक्टिव टूल है जिसका यूज़ क्राइम होने से पहले होता है। यह इंश्योर करता है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना हो और अथॉरिटीज़ टाइम पे वो वार्निंग दे के कंट्रोल कर सकें। इसमें सजा नहीं बल्कि फ्यूचर थ्रेट को रोकने की कोशिश होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रोएक्टिव एक्शंस ले सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 127 की, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। ये सेक्शन बात करता है अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो व्यक्ति गलत, गंदी या इलीगल चीज़ें बोल रहा है, लिख रहा है, फैला रहा है या किसी जज के खिलाफ डेफेमेशन, इंटिमिडेशन कर सकता है या कोई ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश, बेच या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसे शो कॉज नोटिस दे सकता है कि तुम क्यों ना एक बॉन्ड साइन करो अच्छे व्यवहार बनाए रखने का, मैक्सिमम 1 साल के लिए। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर मोर क्लैरिटी। Section 127, Security for good behavior from person disseminating certain matters. Clause 1. When an executive magistrate receives information that there is within the local jurisdiction any person who, within or without such jurisdiction, subclause 1, either orally or in writing or in any other manner, intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets the dissemination of
Clause A. Any matter the publication of which is punishable under Section 152 or Section 196 or Section 197 or Section 299 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Any matter concerning a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties, which amounts to criminal intimidation or defamation under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. And subclause 2 makes, produce, publish or keep for sale, import, export, convey, sells, let to hire, distributes, publicly exhibits or it in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 294 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, and the magistrate is of the opinion that there is sufficient ground for proceedings. The magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. मतलब जब मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन आए कि उसके जुरिडिक्शन के अंदर या बाहर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से ओरल, रिटन, वीडियो, पोस्ट, मैसेज फैला रहा है या फैलाने की कोशिश कर रहा है या किसी और को फैलाने के लिए उकसा रहा है, ऐसे मैटर जिसका पब्लिकेशन पनिशेबल है अंडर सेक्शन 152 प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, Section 196 and 197 false evidence and public servant intimidation, and Section 299 statement to incite public mischief. और B अगर वो किसी जज के अगेंस्ट डेफेमेशन मतलब बदनामी या क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब धमकी करता है, और ऑब्सीन मटेरियल अगर कोई आदमी ऑब्सीन कंटेंट बताता है, बेचता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है या पब्लिक में सर्कुलेट करता है रेफरेंस्ड इन सेक्शन 294 BNS, तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन को बोल सकता है तुम एक बॉन्ड साइन करो अच्छा व्यवहार रखने का मैक्सिमम 1 साल के लिए. आफ्टर दैट क्लोज 2 नो प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, proprietor, printer, publisher of any publication registered under and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867 with reference to any matter contained in such publication, except by the order or under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर कोई एडिटर, प्रिंटर या पब्लिशर किसी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन का है जो प्रेस या रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंडर है, तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर अलो ना करे, यानी प्रेस फ्रीडम को मिसयूज को रोकने के लिए, लेकिन बिना गवर्नमेंट परमिशन के मीडिया पे एक्शन नहीं लिया जा सकता. इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं. इमरान नाम का एक आदमी रेगुलरली फेसबुक पे पोस्ट करता है जो रिलीजियस हेट्रेटेड फैलाते हैं और कभी कभी जजेस के खिलाफ डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज करता है. उसके पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहे हैं और पब्लिक में टेंशन बढ़ रही है. पुलिस ने ये मैटर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया. मजिस्ट्रेट ने इमरान को नोटिस भेजा, तुम बताओ कि तुम क्यों ना एक बॉन्ड साइन करो कि तुम 1 साल के लिए अच्छा व्यवहार रखोगे और ऐसे पोस्ट नहीं करोगे. अगर इमरान वैलिड रीजन नहीं दे पाता तो उससे बॉन्ड साइन करवाया जा सकता है. इन शॉर्ट सेक्शन 127 का मेन पर्पस है सोसाइटी में हेट्रेड, ऑब्सीन कंटेंट और डेफेमेशन को रोकना, स्पेशली जो लोग इंटेंशनली पब्लिक पीस तोड़ने की कोशिश करते हैं. ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसमें कोर्ट पनिशमेंट नहीं, कंट्रोल और शांति बनाए रखने का सिस्टम लाता है. साथ ही मीडिया फ्रीडम का प्रोटेक्शन भी दिया गया है. बिना गवर्नमेंट परमिशन के रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस पे डायरेक्ट एक्शन नहीं हो सकता. अब बात करते हैं सेक्शन 128 की, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन्स. ये सेक्शन उन सस्पेक्टेड लोगों के लिए है जो अपनी पहचान या प्रेजेंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग में हैं.
अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उस व्यक्ति का नोटिस भेजकर बोल सकता है, तुम बताओ कि तुम क्यों ना एक गुड बिहेवियर का बॉन्ड साइन करो जिसमें लिखा है कि अगले 1 साल तक अच्छा व्यवहार रखोगे। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 128, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence and that there is reason to believe that he is doing so with the view of committing a cognizable offense, the magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये क्रेडिएबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी या प्रेजेंस छुपा रहा है, जैसे अलग नाम से रहना, फेक आईडी यूज करना, पब्लिक में दिखाई ना देना एक्सेट्रा, और लगता है कि वो आदमी ये सब इसलिए कर रहा है ताकि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जैसे कि डेकोइटी, किडनैप या मर्डर। आफ्टर दैट मजिस्ट्रेट उस आदमी को शो कॉज नोटिस देता है और पूछता है, तुम क्यों ना एक बॉन्ड साइन करो जिसमें लिखा हो कि तुम अगले 1 साल तक अच्छा व्यवहार रखोगे। अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो बॉन्ड साइन करवाया जाता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। शिवम नाम का एक आदमी नए नाम से एक स्लम एरिया में रह रहा है। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बदल लिए हैं, लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शिवम पहले एक मोबाइल स्नैचिंग गैंग का मेंबर था और लगता है कि वो फिर से कोई सीरियस क्राइम प्लान कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तक पहुंचती है। मजिस्ट्रेट उससे नोटिस देता है, तुम क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, तुम एक बॉन्ड साइन करो जिसमें लिखा हो कि तुम अगले 1 साल तक अच्छा व्यवहार रखोगे। अगर शिवम वैलिड रीजन नहीं देता तो उसको बॉन्ड के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 128 का मेन फोकस है क्राइम होने से पहले ही उसे रोकना। जो लोग छुप कर रह रहे हैं और लगता है कि वो कुछ बड़ा गलत करने वाले हैं, उन पर प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाया जाता है। मजिस्ट्रेट उनसे गुड बिहेवियर का बॉन्ड लेकर उन्हें लीगली बाउंड करता है ताकि वो कुछ गलत ना करें। प्रिवेंटिव बट पावरफुल, ये सेक्शन पनिशमेंट नहीं देता, वार्निंग और लीगल बाइंडिंग देता है ताकि सोसाइटी में पीस और सेफ्टी बनाई रखी जा सके। अब बात करते हैं सेक्शन 129 की, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। ये सेक्शन का मतलब है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन आती है कि वो कोई आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब वो बार बार चोरी, किडनैपिंग, धमकी, ड्रग्स रिलेटेड या कोई सीरियस इलीगल काम करता है, तो मजिस्ट्रेट उस आदमी को बॉन्ड साइन करने के लिए कह सकता है जिसमें वो प्रॉमिस करे कि वो अगले कुछ सालों तक अच्छा व्यवहार रखेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person who A. is by habit a robber, housebreaker, thief or forger, or B. is by habit a receiver of stolen property, knowing the same to have been stolen, or C. habitually protects or harbors thieves or aids in the concealment of disposal of stolen property, or D. habitually commits or attempts to commit or abets the commission of the offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief, or any offense punishable under Chapter 10 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or under Section 178, Section 179, Section 180 or Section 181 of this Samhita, or E. habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offenses involving a breach of peace, or F. habitually commits or attempts to commit or abets the commission of F. Clause 1. any offense under one or more of the following acts, namely A. the Drugs and Cosmetics Act 1940, B. the Foreigners Act 1946, C. the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, D. the Essential Commodities Act 1955, E. the Protection of Civil Rights Act 1955,
F. The Customs Act 1962. G. The Food Safety and Standards Act 2006. Or Clause 2. Any offense punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or the adulteration of food or drugs or of corruption. Or G. Is so desperate and dangerous as to tender his being at large without security hazardous to the community. Such magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bail bond for his good behavior for such period not exceeding 3 years as magistrate thinks fit. सेक्शन 129 बात करता है कौन कौन लोग इस सेक्शन के अंडर आते हैं जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ए, जो आदमी रोजाना या बार बार डाकू, चोरी करने वाला, घर तोड़ने वाला या फोर्जर हो। बी, जो चोरी हुआ माल लेने वाला हो और जानता हो कि माल चोरी का है। सी, जो चोरों को छुपाता या उनकी मदद करता हो। डी, जो बार बार किडनैपिंग, धमकी, चीटिंग या नुकसान पहुंचाने वाले जुर्म करता हो। ई, जो बार बार शांति भंग करता हो। एफ, जो ड्रग्स, फॉरेनर लॉज, फूड सेफ्टी, करप्शन या होर्डिंग जैसे लॉज के अंडर बार बार जुर्म करता हो। जी, जो इतना खतरनाक हो कि उसको छोड़ देना समाज के लिए डेंजरस हो। तो मजिस्ट्रेट क्या करना चाहिए? जब मजिस्ट्रेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उस आदमी को नोटिस भेज सकता है जिसमें पूछा जाता है तुम क्यों ना एक गुड बिहेवियर बॉन्ड भर लो जिसमें तुम वादा करोगे कि अगले 3 साल तक तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अमन बार बार चोरी करता है और पुलिस के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। आजकल उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं कि वो फिर से गली में चोरी करने की प्लानिंग में है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। मजिस्ट्रेट अमन को एक शो कॉज नोटिस भेजता है। तुम बताओ तुम क्यों ना 20,000 का एक बॉन्ड भर लो जिसमें तुम वादा करोगे कि अगले 3 साल तक तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अगर अमन इसका जवाब नहीं देता या बॉन्ड नहीं भरता तो मजिस्ट्रेट उस पर लीगल एक्शन ले सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 129 का मकसद है कि जो लोग लगातार जुर्म करते हैं उनसे पहले ही रोकथाम किया जाए। मजिस्ट्रेट उनसे बॉन्ड साइन करवाता है ताकि वो सोसाइटी में शांति और सुरक्षा बनाए रखें। ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है जिसमें उन्हें लीगली बांधना होता है और वो अपना बिहेवियर सुधारें। अब बात करते हैं सेक्शन 130 की, ऑर्डर टू बी मेड। अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 126, 127, 128 या 129 के अंडर किसी शख्स को नोटिस देने का डिसीजन लिया है कि उसे शो कॉज करना है, ये बॉन्ड साइन करवाना है, तो वो बस मुंह से नहीं बोलेगा, एक प्रॉपर रिटन ऑर्डर बनाएगा। इस रिटन ऑर्डर में ये सब होना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, किस वजह से नोटिस दिया जा रहा है, बॉन्ड कितने पैसे का होगा, कितने समय तक चलेगा बॉन्ड, कितनी श्योरिटीज़ लगेंगी, वो श्योरिटीज़ लीगली या फाइनेंशियली फिट हैं या नहीं, इसका भी असेसमेंट। Let's read the section for more clarity. Section 130, order to be made when a magistrate acting under section 126, section 127, section 128 or section 129 deems it necessary to require any person to show cause under this section, he shall make an order in writing setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be in force, and the number of sureties after considering the sufficiency and fitness of sureties. Section 130 बात करता है जब कोई मजिस्ट्रेट सेक्शन 126, 127, 128 या 129 के अंडर एक्शन ले रहा हो, जैसे कि किसी शख्स से पीस बनाए रखने का या अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड भराने का कहना, और उससे लगता है कि उस पर्सन को शो कॉज अपने पक्ष रखने के लिए बुलाया जाना चाहिए, तो वो एक लिखित ऑर्डर, रिटन ऑर्डर बनाता है
इस ऑर्डर में ये सब कुछ लिखा होता है। इन्फॉर्मेशन का सार जो मजिस्ट्रेट को मिला है, बॉन्ड का अमाउंट जो उस व्यक्ति को भरना होगा, बॉन्ड कितने समय के लिए वैलिड होगा और कितनी श्योरिटीज़ चाहिए होंगी। मजिस्ट्रेट ये भी देखकर फैसला करता है कि जो श्योरिटीज़ दिए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं और विश्वसनीय हैं या नहीं। इन शॉर्ट, सेक्शन 130 एक लीगल सेफ्टी लॉक है जो इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन को रैंडमली बॉन्ड साइन करने का ना कहा जाए। हर एक्शन का रिटन रिकॉर्ड, बॉन्ड अमाउंट, ड्यूरेशन और श्योरिटी की चेक सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है। ये लॉ आपको बिना वजह पुलिस प्रेशर या मिसयूज से बचाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 131 की, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। ये सेक्शन बात करता है अगर कोई आदमी जिस पर मजिस्ट्रेट ने बॉन्ड या सिक्योरिटी ऑर्डर बनाया है कोर्ट में मौजूद है तो वो ऑर्डर उस आदमी को कोर्ट में आवाज से पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर वो आदमी चाहे तो उसको ऑर्डर का मतलब आसान शब्दों में समझा भी दिया जाएगा। Let's read it for better understanding. Section 131, Procedure in respect of person present in court. If the person in respect of whom such order is made is present in the court, it shall be read over to him, or if he so desires, the substance thereof shall be explained to him. मतलब मजिस्ट्रेट सिर्फ लिखित ऑर्डर नहीं देता, उसको पर्सन के सामने क्लियरली पढ़कर बताता है। अगर आदमी को समझ नहीं आए तो वो मजिस्ट्रेट से बोले प्लीज सिंपल वर्ड्स में समझा दो। इससे ये होता है कि आदमी को पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या जिम्मेदारियां हैं और वो लीगली क्या बाउंड है करने के लिए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। राम कोर्ट में खड़ा है जिसके ऊपर एक बॉन्ड बनाया गया है कि वो शांति बनाए रखेगा। मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को राम के सामने रीड आउट लाउड करता है जिसमें बॉन्ड की टर्म्स होती हैं। राम अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट उसके लिए ऑर्डर का मतलब आसान हिंदी में भी समझा देता है ताकि राम को सब क्लियरली समझ में आए। इन शॉर्ट, सेक्शन 131 इंश्योर करता है कि जो भी लीगल ऑर्डर बनता है उसका असर तभी होता है जब आदमी उसे समझे। इसलिए कोर्ट में ऑर्डर को पढ़कर समझाना जरूरी है ताकि आदमी कंफ्यूज ना हो। ये ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का एक पार्ट है। सबको उनके लीगल राइट्स और ड्यूटीज क्लियरली पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 132 की, सम्मन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट। ये सेक्शन बात करता है अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने बॉन्ड या ऑर्डर बनाया है कोर्ट में मौजूद नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अगर वो आदमी कोर्ट नहीं आता तो सम्मन्स, कोर्ट बुलाने का नोटिस जारी किया जाएगा। अगर वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है तो वारंट जारी करके पुलिस को कोर्ट में ले आने का कहा जाएगा। Let's read the section for better understanding. Section 132, summons or warrant in case of person not so present. If such person is not present in court, the magistrate shall issue a summon requiring him to appear, or when such person is in custody, a warrant directly the officer in whose custody he is bring him before the court, provided that whenever it appears to such magistrate upon the report of a police officer or upon other information, the substance of which report or information shall be recorded by the magistrate, that there is a reason to fear the commission of a breach of the peace, and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person. The magistrate may at any time issue a warrant for his arrest. ये सेक्शन बात करता है अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस या किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो व्यक्ति शांति भंग करने वाला है, ब्रीच ऑफ पीस होने का डर है और ये शांति भंग तभी रोकी जा सकती है जब उसका तुरंत अरेस्ट हो, तो मजिस्ट्रेट तुरंत उस व्यक्ति के अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई आदमी कोर्ट में नहीं आता तो पहले उसको बुलाने के लिए सम्मन भेजते हैं। अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसका कोर्ट में लाने के लिए वारंट जारी किया जाता है, और अगर सिचुएशन सीरियस है और पीस तोड़ने का खतरा है तो तुरंत उसका अरेस्ट करना भी अलाउड है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज रोहित के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने बॉन्ड बनाया है लेकिन वो कोर्ट में नहीं आया। मजिस्ट्रेट उसके लिए सम्मन जारी करता है, मतलब कोर्ट में आने को नोटिस। अगर रोहित पुलिस कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को वारंट देता है कि रोहित को कोर्ट में ले आए,
और अगर पुलिस रिपोर्ट करे कि रोहित किसी जगह शांति भंग करने वाला है तो मजिस्ट्रेट तुरंत उसका अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है। इन सिंपल वर्ड सेक्शन 132 एंश्योर करता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता तो उसको लीगली कोर्ट में बुलाया जा सके। अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसका कोर्ट में लाना गारंटी किया जाता है, और अगर पीस तोड़ने का खतरा हो तो तुरंत अरेस्ट करके सोसाइटी को सेफ रखा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 133 की, कॉपी ऑफ ऑर्डर्स अकम्पनी समन्स और वारंट। ये सेक्शन बात करता है जो भी मजिस्ट्रेट समन्स या वारंट जारी करता है सेक्शन 132 के तहत, तो उस सम्मन या वारंट के साथ वो ऑर्डर की कॉपी भी भेजनी जरूरी है जो सेक्शन 130 में बनाया गया था। Let's read the section for better understanding. Section 133. Copy of order to accompany summons or warrant. Every summons or warrant issued under Section 132 shall be accompanied by a copy of the order made under Section 130, and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrants to the person served with or arrested under the same. मतलब अगर कोर्ट किसी आदमी को बुलाना या पकड़ने के लिए सम्मन या वारंट भेज रही है तो उसके साथ वो रिटर्न ऑर्डर की कॉपी भी देनी होती है जिसमें बॉन्ड की डिटेल्स होती हैं, जिसमें बॉन्ड अमाउंट, टर्म, श्योरिटीज एक्सेट्रा लिखे होते हैं, और जो भी ऑफिसर ये सम्मन या वारंट डिलीवर करता है वो उस कॉपी को उस व्यक्ति को देगा, चाहे वो व्यक्ति बुलाया गया हो या अरेस्ट किया गया हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो पुलिस ने राहुल को कोर्ट बुलाया सम्मन के थ्रू। पुलिस ऑफिसर के पास वो सम्मन के साथ एक रिटर्न ऑर्डर की कॉपी भी है जिसमें बॉन्ड की टर्म्स लिखी हैं। जब ऑफिसर राहुल को सम्मन देता है तो वो उसके साथ में ऑर्डर की कॉपी भी देता है ताकि राहुल क्लियरली समझ सके कि उस पर क्या टर्म्स लगाई गई हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 133 ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है ताकि जो व्यक्ति कोर्ट से ऑर्डर या बॉन्ड रिलेटेड सम्मन्स या वारंट रिसीव करे उनको क्लियरली पता हो कि उसके खिलाफ क्या ऑर्डर बना है। इससे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। ये एक फेयर लीगल प्रैक्टिस है जिसमें सबको उनके राइट्स और ड्यूटीज का पता चलना जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 134 की, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। ये सेक्शन बात करता है मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि अगर वो समझे कि जरूरत नहीं है तो वो किसी व्यक्ति को कोर्ट में खुद आने से छूट दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पर्सनली आने की जगह अपने एडवोकेट के थ्रू अपीयर होने की परमिशन दे सकते हैं। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 134, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। द मजिस्ट्रेट में, if he sees sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior, and may permit him to appear by an advocate. मतलब अगर किसी को कोर्ट ने बोला है कि वो बॉन्ड साइन करे, अपना केस समझाए, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुद कोर्ट में आए। मजिस्ट्रेट जज करता है कि अगर कोई वैलिड रीजंस हों जैसे हेल्थ इश्यूज, दूरी या अदर रीजंस, तो वो डायरेक्टली उसके एडवोकेट को कोर्ट में अपीयर करने दे सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज सीता को कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि वो अपने गुड बिहेवियर बॉन्ड के लिए कोर्ट में आए, लेकिन सीता दूर शहर में है या उसकी तबीयत खराब है। मजिस्ट्रेट उसकी रिक्वेस्ट पर डिसाइड कर सकता है कि सीता खुद आए बिना उसके वकील कोर्ट में अपीयर हो सकता है। इससे सीता की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और लीगल प्रोसेस भी स्मूथली चलता है। इन शॉर्ट सेक्शन 134 फ्लेक्सिबिलिटी देता है लीगल प्रोसेस में, अननेसेसरी पर्सनल अटेंडेंस से बचाता है। ये प्रोविजंस उन लोगों के लिए हेल्पफुल हैं जो फिजिकली या प्रैक्टिकली कोर्ट में नहीं आ सकते। एडवोकेट के थ्रू अपीयरेंस से भी जस्टिस मिल सकता है बिना एक्स्ट्रा बर्डन के। अब बात करते हैं सेक्शन 135 की, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सेक्शन बात करता है जब मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया हो या उसे अरेस्ट करवाया हो सेक्शन 130, 131, 132 के तहत, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट को ये जांच करनी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही है या नहीं। इसके लिए वो जरूरी एविडेंस लेता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। Let's read the section for better understanding. Section 135, Inquiry as to truth of information.
Clause 1. When an order under Section 130 has been read or explained under Section 131 to a person present in court, or when any person appears or is brought before a magistrate in compliance with or in execution of a summons or warrant issued under Section 132, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidence as may appear necessary. मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट में उस व्यक्ति को ऑर्डर समझाने के बाद या उससे लाने के बाद उस इंफॉर्मेशन की सच्चाई चेक करता है जिस पे वो एक्शन ले रहा है. आफ्टर दैट क्लोज 2. सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल इन द मैनर हेरिन आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन समन्स केसेस. मतलब ये इंक्वायरी एक ट्रायल जैसी होती है जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है पर थोड़ी सिंपल तरह से जैसे समन्स केस में होता है. आफ्टर दैट क्लोज 3. आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may for reasons to be recorded in writing, direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond or bail bond is executed or in default of execution until the inquiry is concluded, provided that a. No person against whom proceedings are not being taken under section 127, section 128 or section 129 shall be directed to execute a bond or bail bond for maintaining good behavior. B. The conditions of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provisions of sureties or the number thereof or the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in the order under section 130. मतलब अगर मजिस्ट्रेट सोचे कि जल्दी एक्शन लेना जरूरी है, जैसे शांति भंग होने का डर हो, तो वो तुरंत व्यक्ति को बॉन्ड साइन करने को बोल सकता है, और अगर वो नहीं करता तो उसे कस्टडी में भी रखा जा सकता है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो. लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन भी है. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सेक्शन 127, 128 या 129 के तहत प्रोसीडिंग्स में नहीं है, उनको सिर्फ अच्छा बर्ताव करने के लिए बॉन्ड भरने के निर्देश नहीं दिए जा सकते. बी. और जो बॉन्ड भरने के कंडीशंस होंगे, जैसे अमाउंट, कितनी श्योरिटी लगेगी, उसकी जिम्मेदारी कितनी होगी, वो सेक्शन 130 के ऑर्डर में जो लिखा गया है उससे ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए. After that, clause 4. For the purpose of this section, the fact that a person is a habitual offender or is so desperate and dangerous as to render his being without security hazardous to the community may be provided by evidence of general repute or otherwise. इस सेक्शन के तहत अगर किसी आदमी के बारे में ये कहना हो कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार क्राइम करता है, या वो इतना डेंजरस और डेस्परेट है कि अगर बिना सिक्योरिटी के छोड़ा गया तो समाज के लिए खतरा बन सकता है, तो इस बात को जनरल रेपुटेशन या किसी और एविडेंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है. यानी अगर लोगों में उसकी बदनामी है या वो पहले से ही डेंजरस काम कर चुका है तो उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेना जस्टिफाइड होगा. After that, clause 5. Where two or more persons have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt with the same or separate inquiries as the magistrates shall think just. क्लोज 5 बात करता है अगर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक मामले में शामिल हैं जिसकी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट अपनी सोच और न्याय के अनुरूप इन सभी को एक ही इंक्वायरी में भी डील कर सकता है या अलग अलग इंक्वायरीज में भी उनका केस चला सकता है. After that, clause 6. The inquiry under this section shall be completed within a period of 6 months from the date of its commencement, and if such inquiry is not so completed, the proceedings under this chapter shall, on the expiry of the said period, stand terminated unless for the special reasons to be recorded in writing. The magistrate otherwise directs, provided that where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceedings against the person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of period of 6 months of such detention.
मतलब इस सेक्शन के तहत जो इंक्वायरी शुरू होती है उसे शुरू होने की डेट से 6 महीने के अंदर पूरा करना जरूरी है। अगर 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो ये प्रोसीडिंग्स अपने आप खत्म मान ली जाएंगी, एक्सेप्ट अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई खास वजह हो जिसे वो लिखित रूप में रिकॉर्ड करता है और वो अलग से ऑर्डर देता है। आफ्टर दैट क्लोज 7 where any direction is made under subsection 6 is permitting the continuance of proceedings, the session judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reasons or was preserved। क्लोज 7 बात करता है जब मजिस्ट्रेट सब सेक्शन 6 के तहत ऐसा ऑर्डर देता है जिसमें इंक्वायरी को 6 महीने से ज़्यादा चलने की परमिशन दी जाती है, तो सेशन जज के पास ये अधिकार होता है कि वो अगर कोई पार्टी जिसे नुकसान हुआ है सेशन जज के पास एप्लीकेशन डालती है तो वो सेशन जज उस ऑर्डर को ख़त्म कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो ऑर्डर कोई खास वजह पर बेस्ड नहीं है या वो ऑर्डर गलत था, यानी उसमें न्याय का उल्लंघन हुआ है। इन शॉर्ट सेक्शन 135 इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन पर बिना सच समझे एक्शन ना हो। इंक्वायरी के थ्रू सच्चाई पता लगती है और अगर जरूरत हो तो प्रिवेंटिव बॉन्ड लगता है। टाइम लिमिट से केस जल्दी डिसाइड होता है और अननेसेसरी डिटेंशन से बचाते हैं। जस्टिस और पब्लिक पीस दोनों का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 136 की, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ये सेक्शन बात करता है जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है सेक्शन 135 के अंदर और पता चलता है कि वो व्यक्ति को शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार मेंटेन करने बॉन्ड साइन कराना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट एक रिटन ऑर्डर बनाता है जिसमें बॉन्ड देने का हुक्म होता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 136, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond or bail bond, the magistrate shall make an order accordingly, provided that no person shall be ordered to give security of a nature different from or of an amount larger than or for a period longer than that specified in the order made under section 130. B. The amount of every bond or bail bond shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. C. When the person in respect of whom the inquiry is made is a child. ये सेक्शन बात करता है इंक्वायरी के बाद अगर साबित हो जाए कि बॉन्ड लेना जरूरी है तो मजिस्ट्रेट बॉन्ड या बेल बॉन्ड देने का ऑर्डर देता है और मजिस्ट्रेट बॉन्ड की रकम, प्रकार और समय ऐसे डिसाइड करेगा जो सेक्शन 130 के ऑर्डर में पहले ही स्पेसिफाइड हो और बॉन्ड का अमाउंट केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं। और इन केस जो व्यक्ति बॉन्ड देता है वो बच्चा है तो उसका बॉन्ड उसके श्योरिटीज यानी गार्जियन और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स के थ्रू ही एग्जीक्यूट होगा, बच्चा खुद नहीं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। रानी पे शक था कि वो अक्सर गली में झगड़ा करती है और शांति भंग करती है। मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की और साबित हुआ कि रानी को 1 साल का बॉन्ड देना जरूरी है जिसमें वो शांति बनाए रखेगी। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर बनाया कि रानी को 50,000 रुपये का बॉन्ड देना होगा जिसमें उसको 2 श्योरिटीज देने होंगे। अगर रानी बच्ची है तो बॉन्ड उसके माता पिता या गार्जियन से लिया जाता है। इन शॉर्ट सेक्शन 136 कंफर्म करता है कि इंक्वायरी के बाद ही बॉन्ड का ऑर्डर दिया जाएगा। बॉन्ड का अमाउंट या पीरियड ज़्यादा नहीं हो सकता जो पहले डिसाइड हुआ हो। बॉन्ड रीजनेबल और केस के हिसाब से होना चाहिए ताकि किसी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। बच्चों के मामले में बॉन्ड उसके गार्जियन से लिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 137 की, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। ये सेक्शन बात करता है अगर इंक्वायरी में ये सब नहीं साबित होता कि व्यक्ति को बॉन्ड देना जरूरी है, मतलब वो शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार मेंटेन करने के लिए लीगली बाउंड नहीं करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ केस को बंद कर देता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर मोर क्लैरिटी। Section 137, discharge of person informed against. If on an inquiry under Section 135 it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be,
that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purposes of the inquiry, shall release him, or if such person is not in the custody, shall discharge him. मतलब जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है और पता चलता है कि बॉन्ड देना जरूरी नहीं है, तो वो अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड में लिखता है, और अगर व्यक्ति इंक्वायरी के लिए कस्टडी में था तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर व्यक्ति कस्टडी में नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। रवि पर शक था कि वो गली में शांति भंग कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की, पर सबूत नहीं मिले कि रवि को बॉन्ड देना जरूरी है। इसलिए मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड में लिख लिया कि रवि को बॉन्ड देना जरूरी नहीं है, और अगर वो कस्टडी में था तो उसे छोड़ दिया जाए, वरना उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन शॉर्ट सेक्शन 137 बताता है कि बिना जरूरत के किसी पर बॉन्ड या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगाया जाएगा। अगर सबूत नहीं मिलते तो व्यक्ति को रिलीज या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इससे इनोसेंट लोगों को अननेसेसरी तकलीफ से बचाया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 138 की, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ये सेक्शन बात करता है जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी बॉन्ड देने का ऑर्डर देता है सेक्शन 125 से 136 के अंदर, तो ये जरूरी है कि बॉन्ड की ड्यूरेशन कब स्टार्ट होगी ये क्लियर हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 138 Commencement of period for which security is required. Clause 1. If any person in respect of whom an order requiring security is made under Section 125 or Section 136 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period of which such security is required shall commence on their expiration of such sentence. मतलब अगर जिस व्यक्ति को सिक्योरिटी देने को कहा गया है वो उस वक्त जेल में है, या तो सजा मिल चुकी है या वो सजा भुगत रहा है, तो उसकी बॉन्ड का ड्यूरेशन उसकी जेल की सजा खत्म होने के बाद शुरू होगा। आफ्टर दैट क्लोज 2 इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजंस फिक्सेस अ लेटर डेट। मतलब अगर व्यक्ति जेल में नहीं है तो बॉन्ड की ड्यूरेशन ऑर्डर बनने की डेट से शुरू हो जाएगी। मजिस्ट्रेट किसी स्पेशल रीजन से बॉन्ड की ड्यूरेशन का स्टार्ट किसी और डेट पर भी फिक्स कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रमेश को 6 महीने की जेल की सज़ा मिली है और सज़ा अभी चल रही है। मजिस्ट्रेट ने रमेश को 1 साल का गुड बिहेवियर बॉन्ड देने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन रमेश के बॉन्ड की ड्यूरेशन जेल से निकलने के बाद शुरू होगी, मतलब जब वो जेल से रिलीज होगा। इन शॉर्ट सेक्शन 138 इंश्योर करता है कि अगर व्यक्ति जेल में है तो बॉन्ड का पीरियड उसकी सज़ा खत्म होने के बाद ही शुरू होगा। अगर व्यक्ति जेल में नहीं है तो बॉन्ड तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर मजिस्ट्रेट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो जरूरत पड़ने पे बॉन्ड स्टार्ट डेट को बदल भी सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 139 की, कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। जब किसी व्यक्ति को बॉन्ड या बेल बॉन्ड देने को कहा जाता है तो उस बॉन्ड में ये लिखा होता है कि वो पीस बनाए रखेगा या वो अपना अच्छा व्यवहार रखेगा। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता या कोई जुर्म करता है तो वो बॉन्ड का उल्टा करता है, मतलब बॉन्ड टूट जाता है। Let's read the section for more clarity. Section 139 Contents of bond. The bond or bail bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be good behavior as the case may be, and in the later case the commission or attempt to commit or the abatement of any offence punishable with imprisonment wherever it may be committed is a breach of the bond or bail bond. मतलब बॉन्ड या बेल बॉन्ड व्यक्ति को लीगली बाइंड करता है कि वो अपने बिहेवियर को सुधारे या शांति बनाए रखे। अगर बॉन्ड गुड बिहेवियर के लिए है तो अगर व्यक्ति कोई ऐसा जुर्म करता है जो जेल की सजा वाला है या जुर्म करने की कोशिश करता है या जुर्म करने में मदद करता है यानी अबेटमेंट, तो ये बॉन्ड तोड़ा हुआ माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अंकित ने गुड बिहेवियर का बॉन्ड साइन किया है जिसमें उसे कहा गया है कि वो किसी भी तरह के ऑफेंस नहीं करेगा। अगर अंकित ने किसी जगह चोरी की कोशिश की है या किसी को चोरी में मदद की है तो वो अपना बॉन्ड तोड़ देगा।
और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इन शॉर्ट बॉन्ड का मतलब है लीगल कमिटमेंट, या तो पीस मेंटेन करना या अच्छा व्यवहार रखना। जो लोग बॉन्ड तोड़ते हैं वो अपने आप को कानूनी मुसीबत में डाल देते हैं। गुड बिहेवियर बॉन्ड में किसी भी सजावर्दी ऑफेंस का अटेम्प्ट या मदद करना बॉन्ड तोड़ना होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 140 की, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। ये सेक्शन बात करता है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कोई भी श्योरिटी एक्सेप्ट ना करे या पहले से एक्सेप्टेड श्योरिटी को रिजेक्ट कर दे अगर वो श्योरिटी अनफिट हो। अनफिट का मतलब है वो व्यक्ति बॉन्ड के लिए ठीक नहीं माना जाता, शायद वो भरोसेमंद नहीं है या उसका रिकॉर्ड खराब हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 140, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। Clause 1. A magistrate may refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessors under this chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purposes of the bail bond, provided that before so refusing to accept or rejecting any such surety, he shall either himself hold an inquiry on oath into the fitness of the surety or cause such inquiry to be held and a report to be made thereon by a magistrate subordinate to him। मतलब मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी श्योरिटी को मंजूर ना करे या किसी पहले से मंजूर की गई श्योरिटी को रिजेक्ट कर दे अगर उसे लगता है कि वो व्यक्ति बेल बॉन्ड के लिए अनफिट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, मजिस्ट्रेट बिना इंक्वायरी के किसी श्योरिटी को मना नहीं कर सकता। उसे या तो खुद ओथ पर इंक्वायरी करनी होगी उस श्योरिटी को फिटनेस के बारे में, या किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से वो इंक्वायरी करवानी पड़ेगी और उसका रिपोर्ट तैयार करवाना होगा। आफ्टर दैट, क्लोज 2, such magistrate shall, before holding the inquiry, give reasonable notice to the surety and to the person by whom the surety was offered, and shall, in making the inquiry, record the substance of the evidence adduced before him। क्लोज 2 का मतलब है जब मजिस्ट्रेट किस श्योरिटी की फिटनेस की इंक्वायरी करने जा रहा है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लीगल स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। इंक्वायरी शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट को श्योरिटी को, जो जमानत देने वाले हैं और जिस व्यक्ति के लिए श्योरिटी दी गई है, इन दोनों को रीजनेबल नोटिस देनी होगी ताकि वो इंक्वायरी के दौरान अपना पक्ष रख सकें। आफ्टर दैट, इंक्वायरी के दौरान मजिस्ट्रेट को जो भी एविडेंस या गवाही उसके सामने पेश की जाती है उसका मेन सार लिखित रूप से रिकॉर्ड करना होगा। After that, clause 3. If the magistrate is satisfied after considering the evidence so adduced either before him or before a magistrate deputed under subsection 1 and the report of such magistrate, if any, that the surety is an unfit person for the purposes of the bail bond, and he shall make an order refusing to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reasons for so doing, provided that before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, the magistrate shall issue his summons or warrant as he thinks fit and cause the person for whom the surety is bound to appear or to be brought before him। मतलब अगर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद चाहे वो इंक्वायरी उसने खुद की हो या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के जरिए हुई हो और उसके पास रिपोर्ट भी हो, तो सभी सबूतों और रिपोर्ट को देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये श्योरिटी जमानत देने वाला व्यक्ति मतलब बेल बॉन्ड के लिए अनफिट है, तो वो श्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। और अगर पहले से एक्सेप्ट की गई हैं तो श्योरिटी को रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसे अपने फैसले के रीजंस लिखित रूप में रिकॉर्ड करने होंगे। और अगर मजिस्ट्रेट पहले से एक्सेप्ट की गई श्योरिटी को रिजेक्ट करने की सोच रहा है तो उसे सम्मन या वारंट जारी करना होगा जो वो ठीक समझे, और जिस व्यक्ति के लिए श्योरिटी दी गई है उसे कोर्ट में बुलाना होगा या बुलवाना होगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 140 में मजिस्ट्रेट श्योरिटी को तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो भरोसेमंद और फिट हो, और अगर श्योरिटी को फिट ना पाया जाए तो इंक्वायरी करके उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। और पहले से एक्सेप्ट की गई श्योरिटी को भी रिजेक्ट किया जा सकता है, मगर उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। आफ्टर दैट, सेक्शन 141, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी।
अगर कोई व्यक्ति जिसको सिक्योरिटी देने का ऑर्डर दिया गया है, जैसे पीस मेंटेन करना या अच्छा व्यवहार रखने के लिए, वो टाइम पर या उसके स्टार्ट होने तक सिक्योरिटी नहीं देता, तो उसे जेल भेजा जा सकता है जब तक वो सिक्योरिटी नहीं देता या उस पीरियड का अंत नहीं होता। अगर किसी ने पहले बॉन्ड साइन किया है और फिर उस बॉन्ड को तोड़ा है तो वो भी अरेस्ट हो सकता है और जेल में रहेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 141 Imprisonment in default of security. Section 141 Clause 1 and Subclause A. If any person ordered to give security under Section 125 or Section 136 does not give such security on or before the date on which the period for which such security is to be given commences, he shall, except in the case next hereinafter mentioned, be committed to prison, or if he is already in prison, be detained in prison until such period expire or until within such period he gives the security to the court or magistrate who made the order requiring it. क्लोज ए बात करता है अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 125 या सेक्शन 136 के तहत सिक्योरिटी देने का ऑर्डर दिया गया है और वो व्यक्ति उस सिक्योरिटी को उस दिन तक नहीं देता जिस दिन से सिक्योरिटी का पीरियड शुरू होता था, तो उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी जेल में है तो उसी जेल में रखा जाएगा जब तक सिक्योरिटी का पूरा समय पूरा ना हो जाए और व्यक्ति उस समय के अंदर ही कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने सिक्योरिटी दे देता है। सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। इफ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 136 is proved to the satisfaction of such magistrate or his successor in office to have committed breach of the bond or bail bond, such magistrate or successor in office may, after recording the grounds of such proof, order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of the period of the bond or bail bond, and such order shall be without prejudice to any other punishment or forfeiture to which the said person may be liable in accordance with the law. सबसेक्शन 1 क्लोज बी बात करता है अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 136 के तहत मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करता है पीस बनाए रखने के लिए और बाद में ये सबूत मिलता है जो मजिस्ट्रेट या उसके सक्सेसर को संतोषजनक लगे कि उस व्यक्ति ने बॉन्ड का उल्लंघन किया है, तो मजिस्ट्रेट या उसका सक्सेसर अपने डिसीजन के कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड करेंगे, फिर ऑर्डर दे सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और जेल में रखा जाए जब तक बॉन्ड का पीरियड पूरा ना हो जाए। ये ऑर्डर किसी अन्य पनिशमेंट या फाइन से अलग और उसके अलावा होगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति को और भी सजा या बॉन्ड अमाउंट का नुकसान हो सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 व्हेन सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of such session judge, and the proceedings shall be laid as soon as conveniently may be before such court. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा की सिक्योरिटी देने का ऑर्डर दिया हो और वो व्यक्ति उस सिक्योरिटी को जमा नहीं करता तो मजिस्ट्रेट को क्या करना होगा। एक वारंट इशू करेगा जिसमें निर्देश दिए जाएंगे कि उस व्यक्ति को जेल में रखा जाए जब तक सेशन जज का ऑर्डर नहीं आ जाता और मजिस्ट्रेट को पूरी प्रोसीडिंग्स, केस फाइल, एविडेंस, ऑर्डर एक्सेट्रा जितनी जल्दी हो सके सेशन कोर्ट के सामने पेश करनी होंगी। After that, subsection 3, such court after examining such proceedings and requiring from magistrate any further information or evidence which it thinks necessary, and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, may pass such order on the case as it thinks fit, provided that the period, if any, for which any person is imprisoned for failure to give security shall not exceed 3 years. सबसेक्शन 3 बात करता है जब सेशन कोर्ट के पास मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई प्रोसीडिंग्स पहुंच जाती हैं तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीडिंग्स को पूरा रिव्यू करेगी और अगर जरूरत लगे तो मजिस्ट्रेट से और इन्फॉर्मेशन या एविडेंस मांग सकती है। साथ ही जिसके खिलाफ मैटर है, एक्यूज्ड या कंसर्न पर्सन, उसे अपने पक्ष रखने के एक सही मौका दिया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी ना देने की वजह से जेल भेजा गया है तो उसके जेल में रहने का समय 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4
If security has been required in the course of the same proceedings from two or more persons in respect of any of the whom the proceedings are referred to the session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such persons who has been ordered to give security, and the provisions of subsection 2 and 3 shall that event apply to the case of such other person also, except that period for which he may be imprisoned shall not exceed the period for which he was ordered to give security. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर एक ही केस में दो या उससे ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी मांगी गई हो और उनमें से किसी एक व्यक्ति का मैटर सेशन जज के पास भेजा गया हो अंडर सबसेक्शन 2, तो बाकी व्यक्तियों के केस भी उसी रेफरेंस में इंक्लूड किए जाएंगे, यानी उन सब का मैटर भी सेशन कोर्ट में जाएगा। और क्या होगा, सबसेक्शन 2 और 3 के प्रोविजंस जिसमें वारंट इंक्वायरी हियरिंग एक्सेट्रा का जिक्र है बाकी सभी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी ना देने पर जेल भेजा जाए तो उसका जेल का समय उसी पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकता जितने समय के लिए उसे सिक्योरिटी देने को कहा गया था। इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक ही केस में कई लोगों से सिक्योरिटी मांगी गई हो और किसी एक के मैटर सेशन जज के पास भेजा जाए तो बाकी सब का भी मैटर जज के पास जाएगा। सब पे सेम रूल्स लागू होंगे, लेकिन जेल में जितना समय रखा जा सकता है वो सिर्फ उतना ही होगा जितनी सिक्योरिटी की पीरियड थी, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 की। A session judge may, in his discretion, transfer any proceedings laid before him under subsection 2 or subsection 4 to an additional session judge, and upon such transfer, such additional session judge may exercise the powers of a session judge under this section in respect of such proceedings। मतलब अगर कोई केस सेशन जज के पास सबसेक्शन 2 या 4 के तहत जाता है तो सेशन जज अपनी मर्जी से उस केस को एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र कर सकता है और फिर एडिशनल सेशन जज भी इस सेक्शन के अंडर सेशन जज के जैसे ही पावर यूज कर सकता है उस केस के संबंध में। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, इफ द सिक्योरिटी इज टेंडर्ड टू the officer in charge of the jail, he shall forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order and shall await the orders of such court or magistrate। मतलब अगर सिक्योरिटी जेल के ऑफिसर इंचार्ज को दी जाती है तो वो ऑफिसर तुरंत कोर्ट या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा जिन्होंने ऑर्डर दिया था और उनके ऑर्डर का इंतजार करेगा, बिना उनकी परमिशन के कुछ नहीं करेगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 7, इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल। मतलब अगर कोई व्यक्ति शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी नहीं देता और उसे जेल भेजा जाता है तो उसकी सज़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, कम मेहनत वाली सजा, नो हार्ड लेबर। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर शैल, वेयर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 127 बी सिंपल, एंड वेयर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 128 और सेक्शन 129 बी रिग्रेस और सिंपल एज द कोर्ट और मजिस्ट्रेट इन ईच केस डायरेक्ट्स। मतलब अगर व्यक्ति अच्छा व्यवहार के लिए सिक्योरिटी नहीं देता तो जेल की प्रकार डिपेंड करेंगी। सेक्शन 127 के अंडर प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 128 या 29 के अंडर प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कौन सी देनी चाहिए। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब कि मजदूरी या हार्ड लेबर वाली जेल। इन शॉर्ट, सिक्योरिटी देना जरूरी है वरना जेल जाना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ा तो सीरियस बात है जिसमें अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और कोर्ट और सेशन जज दोनों का रोल होता है कि इसकी पूरी जांच और फैसला करने का। जेल की सज़ा सिंपल या रिग्रेस हो सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 142 की, पावर टू रिलीज सच पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। ये सेक्शन बात करता है अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी देने में फेल होकर जेल गया है तो कुछ अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है उसे रिलीज करने की, अगर वो समझे कि उसे रिलीज़ करना कम्युनिटी के लिए सेफ है। इसके अलावा कोर्ट या मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी अमाउंट, श्योरिटीज़ की संख्या या सिक्योरिटी का पीरियड कम भी कर सकते हैं
अगर किसी व्यक्ति को कंडीशनल रिलीज दिया गया है और वो कंडीशंस फॉलो नहीं करता तो उसका डिस्चार्ज कैंसिल हो सकता है और वो दोबारा अरेस्ट होकर जेल जा सकता है। Let's read the section for more clarity. Section 142, power to release person imprisoned for failing to give security. Clause 1. Whenever the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 or the chief judicial magistrate in any other case is of opinion that any person imprisoned for failing to give security under the chapter may be released without hazard to the community or any other person, he may order such person to be discharged. सब सेक्शन 1 बात करता है जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगे या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगे कि कोई व्यक्ति सिक्योरिटी ना देने की वजह से जेल में है, उसे कम्युनिटी या किसी और व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं है, तो वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जेल डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे सकता है। After that, subsection 2, whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter, the High Court or Court of Session or where the order was made by any other court, district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 or the chief judicial magistrate in any other case may make an order reducing the amount of the security or the number of sureties or the time for which security has been required. सबसेक्शन 2 बात करता है जब भी कोई व्यक्ति सिक्योरिटी ना देने की वजह से जेल में हो तो ये अधिकार दिए गए हैं हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को, या अगर ऑर्डर किसी और कोर्ट ने दिया हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये लोग सिक्योरिटी का अमाउंट, श्योरिटीज़ की संख्या या सिक्योरिटी देने के समय कम करने का ऑर्डर दे सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, an order under subsection 1 may direct the discharge of such persons either without condition or upon any condition which such person accepts, provided that any condition imposed shall cease to be operative when the period of which such person was ordered to give security has expired. सबसेक्शन 3 बात करता है जब मजिस्ट्रेट या अथॉरिटी किसी व्यक्ति को सेक्शन 142 क्लोज 1 के तहत जेल से छोड़ने का ऑर्डर देती हैं तो वो ऑर्डर 2 तरह से हो सकता है, बिना किसी शर्त के डिस्चार्ज करना या फिर कुछ कंडीशंस के साथ डिस्चार्ज करना जो व्यक्ति स्वीकार करता है वो, और जो भी कंडीशन लगाई गई हैं वो कंडीशंस तब तक लागू रहेंगी जब तक सिक्योरिटी देने का पीरियड था वो ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब जब तक उस व्यक्ति को सिक्योरिटी देने का टाइम चल रहा है तब तक उसे कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। After that, subsection 4, the state government may prescribe by rules the conditions upon which a conditional discharge may be made. सबसेक्शन 4 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट अपनी रूल्स के थ्रू डिसाइड कर सकता है कि कंडीशनल डिस्चार्ज जो शर्तों के साथ छुट्टी दी जाती है तो क्या कंडीशंस होंगे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, if any condition upon which any person has been discharged is it the opinion of the district magistrate in the case of an order passed by the executive magistrate under section 136 or the chief judicial magistrate in any other case by whom the order of discharge was made or his successor not fulfilled, he may cancel the same. सबसेक्शन 5 बात करता है अगर जो कंडीशंस लगाई गई थी किसी व्यक्ति के डिस्चार्ज करते वक्त वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिन्होंने डिस्चार्ज ऑर्डर दिया था या उनके सक्सेसर को लगे कि पूरी नहीं हुई हैं तो वो उन कंडीशनल डिस्चार्ज को कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, when a conditional order of discharge has been cancelled under subsection 5, such person may be arrested by any police officer without warrant and shall thereupon be produced before the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136 or the chief judicial magistrate in any other case. सबसेक्शन 6 बात करता है जब कंडीशनल डिस्चार्ज कैंसिल हो जाता है तो वो व्यक्ति बिना वारंट के किसी भी पुलिस ऑफिसर द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 7, unless such person gives security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion of the term for which he was in the first instance committed or ordered to be detained, such person
being deemed to be a period equal to the period between the date of the breach of the conditions of discharge and the date on which, except for such conditional discharge, he would have been entitled to release. District magistrate, in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136, or the chief judicial magistrate in any other case, may remand such person to prison to undergo such unexpired portion. सबसेक्शन 7 बात करता है, अगर व्यक्ति ने अपनी कंडीशनल डिस्चार्ज की कंडीशंस तोड़ दी हैं तो उसे अपनी पहली डिटेंशन या जेल में रखे जाने की ओरिजिनल सिक्योरिटी के टर्म्स के मुताबिक बचे हुए समय के लिए फिर से सिक्योरिटी देनी होगी। ये बचा हुआ समय वो है उस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा जब उसने डिस्चार्ज की कंडीशंस तोड़ी और जिस डेट तक वो अदरवाइज जेल से रिलीज हो सकता था। अगर व्यक्ति ने फिर सिक्योरिटी नहीं दी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे वापस जेल भेज सकते हैं ताकि वो बचा हुआ समय पूरा करे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, a person remanded to prison under subsection 7 shall, subject to the provisions of section 141, be released to at any time on giving security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion aforesaid to the court or magistrate by whom such an order was made, or to its or his successor। सबसेक्शन 8 बात करता है, जो व्यक्ति सेक्शन 142 क्लोज 7 के तहत जेल भेजा गया है वो कभी भी अगर वो ओरिजिनल सिक्योरिटी टर्म्स के मुताबिक सिक्योरिटी देता है तो उसे जेल से रिलीज कर दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट को देनी होगी जिसने पहला ऑर्डर दिया था उसके सक्सेसर को। After that, subsection 9, the High Court or Court of Session may at any time, for sufficient reasons to be recorded in writing, cancel any bond for keeping the peace or for good behavior executed under this chapter by any order made by it, the district magistrate, in the case of an order passed by an executive magistrate under section 136, or the chief judicial magistrate in any other case may make such cancellation where such bond was executed under his order or under the order of any other court in his district। मतलब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी अगर उनके पास कोई अच्छा रीजन लिखित रूप में हो तो किसी भी बॉन्ड को कैंसिल कर सकते हैं जो इस चैप्टर के तहत दिया गया हो पीस या गुड बिहेवियर के लिए। इसी तरह अगर बॉन्ड किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से दिया गया हो तो वो भी अपनी जुरिडिक्शन में बॉन्ड कैंसिल कर सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 10, एनी श्योरिटी फॉर द पीसफुल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ another person ordered to execute a bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond, and on such application being made the court shall issue a summon or warrant as it thinks fit, requiring the person for whom such surety is bound to appear or to be brought before it। सबसेक्शन 10 बात करता है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी सिक्योरिटी किसी श्योरिटी ने दी है पीस या गुड बिहेवियर के लिए तो वो श्योरिटी कभी भी कोर्ट में जाके बॉन्ड कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर सकती है। कोर्ट जब ऐसी रिक्वेस्ट रिसीव करता है तो वो व्यक्ति जिसके लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसको सम्मन या वारंट भेजकर कोर्ट में पेश होने का आदेश देता है। इन शॉर्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट के पास पावर होती हैं जेल में बंद व्यक्ति को रिलीज करने की अगर वो समझे कि कम्युनिटी सेफ है। सिक्योरिटी अमाउंट, श्योरिटीज या पीरियड को कम भी किया जा सकता है। कंडीशनल रिलीज की कंडीशंस अगर वायोलेट हों तो डिस्चार्ज कैंसिल हो सकता है और व्यक्ति दोबारा जेल जा सकता है। श्योरिटी भी कभी कभार बॉन्ड कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 143 की, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। ये सेक्शन बात करता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन या वारंट इशू होता है जो पहले बॉन्ड या बेल बॉन्ड में था और वो व्यक्ति कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो कोर्ट उसके पुराने बॉन्ड को कैंसिल कर देगी और उसे नई सिक्योरिटी देने की कहेगी जो भी पुराने बॉन्ड के बचे हुए टाइम पीरियड के लिए होगा और नई सिक्योरिटी वही टाइप का होगा जो पहले था। Let's read the section for better understanding. Section 143, Security for Unexpired Period of Bond. Clause 1. When a person for whose appearance a summon or warrant has been issued under this provision to subsection 3 of section 140 or under subsection 10 of section 142 appears or if is brought before magistrate or court, the magistrate or court shall cancel the bond or bail bond executed by such person and shall order such person to give for the unexpired portion of the term of such bond and fresh security for the same description as the original security। क्लोज 1 बात करता है जब व्यक्ति को कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता या वो खुद पेश होता है
तो पुराना बॉन्ड कैंसिल हो जाता है। कोर्ट या मजिस्ट्रेट उसे नई सिक्योरिटी देने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन सिर्फ अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड के लिए। आफ्टर दैट क्लोज 2, एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 139 to 142 बोथ इंक्लूसिव बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 और 136 एज द केस मे बी। क्लोज 2 बात करता है ये नया ऑर्डर सेक्शन 139 से 142 के अंदर जो भी रूल्स हैं उनके हिसाब से वही माना जाएगा जैसे कि वो सेक्शन 125 या 136 के अंडर हो। इन शॉर्ट 143 बात करता है जब व्यक्ति कोर्ट के सामने आता है तो पुराना बॉन्ड खत्म हो जाता है और कोर्ट उसे नई सिक्योरिटी देने का हुक्म देती है जो पुराने बॉन्ड के बचे हुए टाइम पीरियड के लिए होता है। नई सिक्योरिटी देने का ऑर्डर भी पुराने रूल्स के मुताबिक ही माना जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और लीगल नॉलेज मिलती रहे। आपके सपोर्ट से ही हम और अच्छे वीडियोस ला पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।